हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है ऋषभ देवांगन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज रहेगा कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ये आपका हेडिंग हो जाएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो इसको हम लोग समझते हैं। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका वाटर कंटेंट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सॉलिड स्टेट हो जाएगा। तो सॉलिड स्टेट तक क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, वाटर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। उसके बाद से क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हुआ। ठीक है, ये हो गया सॉलिड स्टेट। उसके बाद फिर क्या हो गया आपका सेमी सॉलिड स्टेट हो गया। सेमी सॉलिड स्टेट मान लेते हैं यहाँ तक है। और ये क्या हो गया आपका प्लास्टिक स्टेट हो गया। इसको क्या मान लेते हैं कि ये प्लास्टिक स्टेट है। ठीक, और ये फिर क्या हो जाएगा आपका लिक्विड स्टेट हो जाएगा। ये इधर क्या हो गया आपका पूरा लिक्विड स्टेट हो गया है। तो ये जो है ना वो लिमिट जो कि सॉलिड और सेमी सॉलिड को बांटता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। वो लिमिट जो सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट को बांटता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और वो लिमिट जो कि प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड लिमिट को बांटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लिक्विड लिमिट के नाम से जानते हैं। देखो, अभी थोड़ा सा मैं अंदर घुस के बताता हूँ कि जैसे कि अपने पास ड्राई सॉइल है, ठीक है, नेचर में मिलने वाला ड्राई सॉइल है मेरे पास। उसमें मैं पानी डाला तो क्या अचानक से उस सॉइल का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा? नहीं। एक्चुअल में अगर डीप में थोड़ा घुसे तो पानी जब सॉइल में मैं डालूंगा तो सॉइल की वॉल्यूम पहले इंक्रीज नहीं होती। एक्चुअली में वो पानी के कारण सॉइल जो होता है, सॉइल के जो कर्व होते हैं और पास पास आते हैं। मतलब कि सॉइल को क्या बना देता है, वो और डेंस बनाता है। पार्टिकल पास पास आते हैं उस मॉइस्चर के कारण, उस पानी के कारण शुरुआत में। ठीक है, और एक लिमिट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में, इस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पॉइंट पे सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है, ड्राई स्ट्रेंथ, वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी बस इतना जान लो कि उस ओएमसी के बाद अगर पानी आप लोग और बढ़ाना चालू करेंगे, यानी कि जब सॉइल फुली सेचुरेटेड हो गया, एस की वैल्यू जब 1 हो गई, यहाँ पर क्या होती है इस श्रिंकेज लिमिट पॉइंट पे एस की वैल्यू 1 हो जाती है। एस मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन, पहले पढ़ चुके हैं। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गया मतलब फुली सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप पानी डालना चालू कर दोगे तो उसके बाद सॉइल की वॉल्यूम क्या होते जाएगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएगी। तो ये तो हो गया आपका एक आइडियल जो ग्राफ अपने को दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट है, अभी तो इसमें पानी बढ़ा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो अचानक से सडन क्या बन रहा है, एक शार्प लाइन इस तरफ इंक्रीज होने लग रहे हैं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कर्व जो रहता है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज दिखाया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल कर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये आइडियल कर्व है। ठीक है, इसमें कर्व ही नहीं बन रहा है। यहाँ से डायरेक्ट इंक्रीज होना चालू हो गया वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट जैसे ही खत्म हुआ, जब एस की वैल्यू 1 हो गई तो तुरंत इंक्रीज होना चालू हो गया। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है आपका धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू होता है। सॉलिड स्टेट में ही यहाँ पर से धीरे धीरे इंक्रीज होना चालू हो जाता है वॉल्यूम। ठीक है, खैर अब आगे देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया? ये हमको पढ़ना है, ये जो लिमिट्स हैं उनको हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, डब्ल्यू एस मतलब श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को समझते हैं। एकदम आम भाषा में समझा रहा हूं। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पानी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, जिसके कारण जो सॉइल है वो फुली सेचुरेट हो जाए। आगे समझ में, वो पानी का मिनिमम अमाउंट जिसके कारण हमारा जो सॉइल सैंपल है वो फुली सेचुरेट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। आगे समझ में, लिखना होगा तो लिख लेना। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एट विच अवर सॉइल इज फुली सेचुरेटेड। ओके, लिख लिए होगे। मैं लिखाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा। लिखना आपको खुद से है। ठीक है, जिसमें भी लिखना है लिखो, इंग्लिश में चाहे हिंदी में। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जो हमारी जो क्लास है वो रोज हो रही है। संडे को बस नहीं रहेगा, संडे को हम स्किप करेंगे। संडे को एक दिन छुट्टी तो मिलना ही चाहिए।
मेरे को भी और आप लोगों को भी। और जो मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ वो मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास अपलोड कर देता हूँ, 11 AM को अपलोड कर देता हूँ। लेकिन अगर किसी कारणवश कभी कभार अपलोड नहीं हुआ तो 12 बजे तक तो अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक में, श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट समझ में आ गया होगा आपको। श्रिंकेज लिमिट का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज E/G। E/G, ई क्या होता है, वाइड रेशियो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक और फॉर्मूला होता है इसका, श्रिंकेज लिमिट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1/GD माइनस 1/G। अब ये क्या है, ये जो GD दिख रहा है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दो प्रकार का होता है, पढ़े थे ना। एक क्या होता था, एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम लोग ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते थे, और एक क्या होता था आपका मास अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्चुअली में ये सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉरी, ये सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, सॉइल की। सॉइल और सॉलिड का अंतर समझ में आता होगा। तो ये सॉइल की और ये सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों के बीच में जो अंतर है वो श्रिंकेज लिमिट है, ठीक है। अब देखना, इसी फॉर्मूला को मैं मॉडिफाइड करके कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया तो मिटा दूं क्या, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अभी देखना, ये जो है इसको मैं इधर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, 1/G इज इक्वल टू 1/GD माइनस में क्या हो गया, WS हो गया। अब 1/GD का क्या होता है फॉर्मूला, मतलब D क्या होता है, गामा डब्ल्यू, सॉरी, गामा डी डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर चल देगा, और गामा डी क्या रहेगा, नीचे में रहेगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, WS हो जाएगा। और ये क्या हो गया, 1/G हो गया। अगर G की वैल्यू अगर आप लोग निकालना चाहो तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, G इधर चल देगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/1 गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई गामा डी माइनस WS हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में मतलब पूछ सकता है, मेरे बताने का मतलब यही था, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि इन विच, मतलब कि फॉलोइंग में से कौन सा जो रिलेशन है वो सही है। तो ये ना दे कि ये दे सकता है, या फिर WS को इधर करके इसको इधर ले जा सकता है, इनकी वैल्यू पुट कर सकता है। इसकी जगह में क्या आ जाएगा आपका, G की जगह में क्या आ जाएगा, गामा डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। तो गामा ऊपर चल देगा और गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, गामा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला रिलेशन भी याद रख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक रिलेशन किसके टर्म में, श्रिंकेज लिमिट के टर्म में, ठीक है। अब श्रिंकेज लिमिट समझ लिए, तो अब प्लास्टिक लिमिट समझते हैं। प्लास्टिक लिमिट को WL से लिखते हैं और WP से लिखते हैं प्लास्टिक लिमिट को। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है इसको भी समझ लो, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके कारण हमारा सॉइल किस में चेंज हो जाए, जिसके कारण हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेट में चले जाए, ठीक है। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके कारण हमारा सॉइल कौन से स्टेट में चल दे, कौन से स्टेट में, सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाए। एक और डेफिनेशन बता रहा हूं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके कारण हमारे सॉइल को जब मैं क्रम्बल करूं, क्रम्बल मतलब बेलू, 3 mm डाया पे अगर मैं उसको बेलू तो वो टूटे ना। 3 mm डाया इजिली क्या हो जाए, क्रम्बल हो जाए बिना टूटे। तो ऐसे सॉइल को मैं क्या बोलूंगा, प्लास्टिक सॉइल बोलूंगा, ठीक है। तो लिखना होगा तो लिख लो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एट विच आवर सॉइल is converted in plastic state from semi solid state, ओके। दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दूसरा डेफिनेशन, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एट विच आवर सॉइल इज इजिली क्रम्बल्ड इन 3 mm डाया थ्रेड, ठीक है ना, इजिली क्रम्बल्ड इन 3 mm डाया थ्रेड, ठीक है। तो ऐसा करके लिख सकते हो, लिखा नहीं रहा हूं मैं, बोल दिया, उसको फिर से धीरे धीरे सुन के लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप, ठीक। प्लास्टिक लिमिट भी हो गया,
प्लास्टिक लिमिट के बाद आगे बढ़ते हैं तो लिक्विड लिमिट आएगा। अब ये लिक्विड लिमिट को हम लोग WL से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड लिमिट क्या होता है इसको समझ लो। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके कारण हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में चले जाए, मतलब हमारा सॉइल पूरा पूरा क्या बन जाए, लिक्विड ही बन जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट बोलते हैं। एक बार और बोल रहा हूँ, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिसके कारण हमारा सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद फिर जितना भी पानी मिलाते जाओ वो पूरा लिक्विड ही कहलाएगा। इस तरह पूरा लिक्विड था। ठीक है, लिक्विड लिमिट के बाद पूरा सॉइल लिक्विड ही कहलाएगा। आया समझ में? ठीक है, एक चीज याद रखना, जब हमारा सॉइल लिक्विड लिमिट में पहुंच गया उसके बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी। शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, निग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी कुछ शियर स्ट्रेंथ नहीं बचती है। शियर स्ट्रेंथ निग्लेक्टेड। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने का एक मेथड है, एक्चुअली में एक एपरेटस है जिसको हम लोग कैसा ग्रांडे एपरेटस के नाम से जानते हैं। कैसा ग्रांडे एपरेटस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैसा ग्रांडे के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये एपरेटस ये कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आपका हैंडल लगा रहता है। ठीक है, ये हैंडल किस लिए रहता है, ब्लो करने के लिए। ये हैंडल किस लिए रहता है, तो ब्लो करने के लिए रहता है, घुमाते हो उसको। और ये आपका क्या होता है, ऐसा कुछ कैसा ग्रांडे एपरेटस रहता है। इसमें हम लोग सॉइल सैंपल को जमाते हैं ऐसा प्लेन, और उसके बाद फिर ग्रूव काटते हैं। ठीक है ना, ग्रूव जो होता है आपका ट्रेपोजॉइडल शेप का ग्रूव होता है। ठीक है ना, ये जो ग्रूव होता है ट्रेपोजॉइडल शेप का होता है। इस ग्रूव की जो साइज रहती है, ये साइज ऑफ ग्रूव, ये ग्रूव की जो साइज रहती है, पहली बात तो शेप क्या हो जाएगा, ट्रेपोजॉइडल शेप। साइज हो जाएगा, ये जो हाइट है, हाइट होता है आपका 8 mm का। ठीक है, और टॉप का जो लेंथ है, टॉप का लेंथ, ये टॉप का लेंथ है ना, ये थोड़ा बड़ा रहता है, टॉप का लेंथ थोड़ा बड़ा रहता है। टॉप का लेंथ जो रहेगा वो 11 mm का रहता है। और जो बॉटम का लेंथ है, ये जो बॉटम का लेंथ है, या फिर बॉटम का विड्थ बोल लो, बॉटम विड्थ जो रहेगा आपका बॉटम का, वो 2 mm का रहता है। ठीक है, वो 2 mm का रहता है। अब क्या करेंगे हम लोग, उसको घुमाएंगे और घुमा के देखेंगे कि वो कितने ब्लो में, कितने नंबर ऑफ ब्लो में ये पूरा क्या हो गया, पास आ गया। ये जो ग्रू है वो क्या हो गया, एक दूसरे में समा गया। वो चीज हम लोग देखेंगे। अब वो हम लोग जानते हैं, सॉइल की लिक्विड लिमिट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही सॉइल क्या होगा, लूज होगा। और लूज सॉइल होगा तो नंबर ऑफ ब्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम नंबर ऑफ ब्लो में ही वो सॉइल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पास हो जाएगा। लेकिन सॉइल जितना ज्यादा स्टीफ रहेगा, स्टीफ मतलब जितना ज्यादा प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक मतलब जितना ज्यादा उसकी लिक्विड लिमिट कम रहेगी, जितना ज्यादा उसमें पानी कम रहेगा, तो वो क्या रहेगा, वो स्टीफ रहेगा। और जिसके कारण नंबर ऑफ ब्लो क्या रहेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका एक ग्राफ बता देता हूं। देखो, ये जो ग्राफ रहता है आपका वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो के बीच में रहता है। एन को मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ ब्लो, डब्ल्यू तो जान ही रहे हो। तो इनके बीच में जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, ऐसा क्यों ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या हो गया आपका, W1 हो गया, फिर क्या हो गया आपका, ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, W1, W2, W3, W4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट बढ़ते जा रहा है, इधर नंबर ऑफ ब्लो बढ़ते जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ब्लो कम लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होते जाएगा नंबर ऑफ ब्लो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इधर वाटर कंटेंट क्या होते जा रहा है आपका, कम होते जा रहा है। इधर वाटर कंटेंट कम हुआ तो नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा हो गया, और वाटर कंटेंट कम हुआ तो नंबर ऑफ ब्लो और ज्यादा हो गया। इसको N1, N2, N3 लिख सकते हो। ठीक, एक फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, ये जो स्लोप है, ये स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग,
स्लोप ऑफ फ्लो इंडेक्स बोलते हैं, स्लोप ऑफ क्या बोल सकते हैं, फ्लो इंडेक्स बोल सकते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फ्लो कर्व भी बोलते हैं, या फिर इस स्लोप को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो स्लोप या फिर फ्लो कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। अब ये फ्लो इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लो इंडेक्स इससे निकालते हैं W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, log 10 N2 बाई N1 कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फ्लो इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस होता है। शियर स्ट्रेस ऑफ द सॉइल का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेन ऑफ सॉइल। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल उतना ही कम होगा जितना ज्यादा क्या होगा, फ्लो इंडेक्स रहेगा। उसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हैं कि वाटर कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ ब्लो क्या रहेगा उतना ही कम रहेगा, या फिर इसका वाटर कंटेंट और नंबर ऑफ ब्लो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये याद रख लेना। खत्म। ठीक है, फ्लो इंडेक्स समझ में आ गया। यहाँ से हम लोग फ्लो इंडेक्स को समझ लेंगे। आ गया। कैसा कांटे पूछता ये है जनरली। तो लिमिट, लिक्विड लिमिट हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, तो कैसा कांटे ऑपरेटर से डिटरमाइन करते हैं। उसके अलावा ये पूछ सकता है आपको फ्लो इंडेक्स और शियर स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है। ठीक, आगे देखते हैं। लिक्विड लिमिट खत्म हो गया। अब एक टेबल देख लेते हैं भाई। टेबल, उसमें हम लोग दिखाएंगे, स्टेट दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कौन कौन से स्टेट देखे थे हम लोग, सॉलिड स्टेट देखे थे। सॉलिड स्टेट के बाद फिर क्या था आपका, सॉलिड के बाद सेमी सॉलिड देखे थे ना, सेमी सॉलिड के बाद फिर आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक के बाद फिर क्या हो गया आपका लिक्विड। ठीक है, स्टेट के बाद देख लेते हैं लिमिट, लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। इसमें क्या होता है, जीरो होता है। इसमें जो होता है उसको क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। इसमें जो होता है उसको प्लास्टिक, और इसमें जो होता है लिक्विड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट के बाद कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी अगर देखें तो इसका क्या होता है, वेरी हार्ड होता है। ठीक है ना, वेरी हार्ड होता है ये। और इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, वेरी हार्ड टू, इसको कैसे बोलेंगे, वेरी हार्ड टू वेरी स्टीफ बोल सकते हैं, वेरी स्टीफ। ये क्या होता है, स्टीफ टू वेरी सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट। और ये क्या हो जाता है आपका, लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है ना, लिक्विड बन जाता है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ही कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी के बाद हम लोग क्या देख सकते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन देख सकते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ये वेरी करता है आपका 0 से लेके 1 तक वेरी करता है। ठीक है ना, पहले 0 रहता है, फिर धीरे धीरे पानी बढ़ते जाता है, तो श्रिंकेज लिमिट में जैसे ही पहुंच जाता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इन सब में डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 ही रहेगा, क्योंकि डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 मतलब 100%, 100% ज्यादा थोड़ी होता है। उसके बाद फिर देखते हैं उसका वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। पहला जो ग्राफ देखे थे उसमें देखे थे, इनमें क्या हो जाता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएगा। इस तरफ जाते जाओगे ना, इधर आप पानी बढ़ाते जा रहे हो तो कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा आपका, इंक्रीज होते जा रहा है। कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, मिटा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को हम लोग आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है आपका लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता क्या है, तो प्लास्टिसिटी बताता है सॉइल की प्लास्टिसिटी, कि सॉइल कितना प्लास्टिक है।
प्लास्टिक मतलब पीछे बताया हूं मैं, अगर सॉइल प्लास्टिक होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 3 mm डाया में क्रम्बल कर सकते हैं विदाउट फेलुअर, है ना, बिना फेल हुए 3 mm डाया के थ्रेड में क्रम्बल कर सकते हैं, 3 mm डाया के थ्रेड में क्रम्बल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग देखते हैं, इसका रेंज देखते हैं जो कि अपने को इंडिकेट करेगा कि सॉइल कितना ज्यादा प्लास्टिक है और कितना ज्यादा नहीं है। दो प्रकार के टेबल मैं बताऊंगा, एक जो टेबल हो जाएगा आपका 0, 0 से 7, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 7 to 17, और फिर 17 से ज्यादा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 17। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी बताएगा, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, ठीक है, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। और इधर क्या है आपका आईपी का वैल्यू है, अगर आईपी अगर 0 है तो वो क्या है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है, वो क्या है, नॉन प्लास्टिक सॉइल है। 0 से 7 है मतलब लो प्लास्टिक सॉइल है, और अगर 7 to 17 है तो मीडियम प्लास्टिक सॉइल है, और अगर 17 से ज्यादा है तो वो हाई प्लास्टिक सॉइल है। और अगर डिटेल में अगर टेबल जानना है तो उसको आप लोग ऐसे जान सकते हो, ठीक है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट खींच ले करो, या फिर लिख नहीं पाते तो या फिर पॉज करके लिख लिया करो, जैसे आप लोगों की इच्छा। ठीक है, तो इधर हम लोग देखते हैं, इधर भी वैसे ही देखेंगे, एक तरफ आईपी रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 0, फिर 0 से देखेंगे 5, 5 से देखेंगे 10, 10 से देखेंगे आपका 20, और 20 से देखेंगे 40, और 40 से देखेंगे ज्यादा। ठीक है, इस केस में आपका डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन प्लास्टिक। डिग्री ऑफ मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर 0 है मतलब वो कैसा सॉइल है, नॉन प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक ही नहीं है वो सॉइल। नॉन प्लास्टिक सॉइल मतलब जो जनरली कोर सॉइल होते हैं वो नॉन प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, तो ये इसमें क्या रहेगा आपका नॉन प्लास्टिक सॉइल। 0 से 5 रहा तो स्लाइटली प्लास्टिक है, मतलब स्लाइटली स्लाइटली प्लास्टिक। अगर 5 से 10 है तो क्या हो जाएगा आपका लो प्लास्टिक, अगर 10 से 20 है तो वो क्या हो जाएगा मीडियम प्लास्टिक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मीडियम, और उसके बाद 20 से 40 है तो हाई प्लास्टिक, और 40 से भी ज्यादा है तो क्या हो जाएगा वेरी हाई प्लास्टिक, वेरी हाई प्लास्टिक। ठीक, आया समझ में, ये हो गया आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में और क्या जान सकते हैं हम, मिटा दो इसको, खींच लो जल्दी से। अब इधर देखते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में कुछ और बता देता हूँ, नोट करके लिख सकते हो कि अगर मैं किसी प्लास्टिक मटेरियल में या फिर प्लास्टिक सॉइल में नॉन प्लास्टिक सॉइल को अगर ऐड करूं या फिर नॉन प्लास्टिक मटेरियल को ऐड करूं तो सॉइल की प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास सॉइल प्लास्टिक है और उस प्लास्टिक सॉइल में, या फिर एग्जांपल से बताऊं, मेरे पास क्ले है, क्ले एक प्लास्टिक सॉइल है और उसमें मैं सैंड को मिला रहा हूं, तो क्ले की प्लास्टिसिटी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, मतलब कि उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज लेस देन होता है। लेस देन किसके होता है, ऑलवेज लेस देन WL के होता है, मतलब लिक्विड लिमिट से हमेशा लेस देन होगा। पीछे हम लोग फॉर्मूला देखे थे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट किसके बराबर होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के। तो इस फॉर्मूला से आप लोग जान जाओगे कि लिक्विड लिमिट में कुछ ना कुछ घटेगा तब ये मिल रहा है, इसलिए आईपी ऑलवेज क्या होता है, लेस देन लिक्विड लिमिट होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, इंडेक्स प्रॉपर्टी में फिर देखते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला याद रख लेना काफी है। तो ये हो जाता है आपका, इसका फॉर्मूला यही होता है जहां तक, श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, कंफर्म कर लेता हूं एक बार।
ठीक है। श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है? प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट होता है। और श्रिंकेज इंडेक्स के बाद फिर देखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री रिलेटिव कंसिस्टेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं। रिलेटिव कंसिस्टेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स या फिर इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिलेटिव कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं। और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो IC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और IC इज इक्वल टू क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई IP होता है। ये WN क्या है? नेचुरल वाटर कंटेंट है। नेचुरल वाटर कंटेंट, ठीक है। और याद रखना यहाँ IP की वैल्यू पुट कर सकते हो, और क्या? WL माइनस WN डिवाइडेड बाई क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक, ये हो गया आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स। उसके बाद याद रखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो भी बोलते हैं। वाटर प्लास्टिसिटी रेशियो के नाम से भी जाना जाएगा। IL से रिप्रेजेंट कर सकते हो। IL, तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाता है? IL इज इक्वल टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाई प्लास्टिक, ये गलत लिख दिया मैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट हो जाएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक, तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी इंडेक्स। इसके बाद एक आता है आपका टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? IT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टफनेस इंडेक्स क्या होता है? तो टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाई IF। IF क्या है? आपका फ्लो इंडेक्स है, पीछे पड़े हुए हैं। और ये IP को तो जान ही रहे हो, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक, ये हो गया आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी। इसके बाद फिर अगला हेडिंग डालोगे UCS। UCS मतलब अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखो थोड़ा सा फास्ट लग सकता है, और कईयों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत फास्ट लगेगा। ठीक है, तो उनके लिए यही सजेशन है कि पॉज कर करके समझ समझ के देखो। मेरे को क्या करना है? कम समय में ज्यादा सब्जेक्ट कवर करना है। ठीक है, अब इधर देखते हैं हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो होता क्या है? लोड पर यूनिट एरिया, इट इज द लोड पर यूनिट एरिया एट विच सॉइल फेल्स इन कंप्रेशन। क्या समझे? कुछ नहीं समझे, देखो समझना। मैं एक प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बना लूं, ठीक है ना? प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मतलब भी नहीं समझते होंगे। प्रिज्मेटिक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर मैं बना लिया, या फिर कंक्रीट का ब्लॉक जैसे बनाते हैं। कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं तो उसका ऊंचाई, चौड़ाई और जो विड्थ रहता है, विड्थ हाइट एंड लेंथ, वो सब क्या रहेगा आपका? प्रिज्मेटिक मतलब सेम रहेगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? प्रिज्मेटिक। तो मैं प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर, प्रिज्मेटिक डायमेंशन वाला एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसको क्या बोला मैं? प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। सॉइल का बनाया, अब उसको क्या किया मैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में डाल दिया, कंप्रेस किया, और जितने लोड में वो फेल हो गया उसी को मैं क्या बोला? उसका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोला। अब आया समझ में? जैसे अपन एक कंक्रीट ब्लॉक बनाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं? यूसीएस मशीन से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएस मशीन से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। वैसे ही इस केस में क्या कर रहे हैं? सॉइल को कर रहे हैं टेस्ट। तो सॉइल को जब टेस्ट करेंगे और सॉइल फेल हो गया, जिसमें फेल होता है वही उसका क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। तो एक टेबल देख लेंगे हम लोग उसका। ये समझ में आया अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द लोड पर यूनिट एरिया एट विच सॉइल फेल्स इन कंप्रेशन टेस्ट। लिख लो, इट इज द लोड पर यूनिट एरिया एट विच सॉइल फेल्स इन कंप्रेशन टेस्ट। ओके, ठीक है ना? कैसे परफॉर्म किए बता दिया। प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर बनाया और उसको उसके बाद फिर
वो टेस्टिंग मशीन में उसको अप्लाई कर दिए, और फिर जिसमें फेल हुआ वो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। टेबल हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। एक तरफ लिख लेता हूँ कंसिस्टेंसी, और एक तरफ लिख लेता हूँ क्या लिखूं, क्यू यू। इसको क्यू यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। क्यू यू मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी मेरी आ रही है, ये मतलब क्यू यू अगर मेरी आ रही है 0 से 25, ठीक है, अगर 25 से 50, अगर 50 से 100, और अगर 100 से 200, और 200 से अगर 400, ठीक है, और अगर 400 से ज्यादा, तो 0 से 25 आती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेरा कैसा सॉइल है, वेरी लो। मेरे सॉइल की कंसिस्टेंसी कैसी है, वेरी लो। इसमें क्या हो जाएगा, लो। इसमें क्या हो जाएगा आपका, मीडियम। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, वेरी लो की जगह वेरी सॉफ्ट कर लेना। इसमें क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें मीडियम, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, स्टीफ हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वेरी स्टीफ हो जाएगा, वेरी स्टीफ। और वेरी स्टीफ के बाद क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अगर 400 से भी ज्यादा है, क्या चीज, क्यू यू। क्यू यू मतलब ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेन में, इतने में अगर वो फेल हो रहा है, इतने से भी ज्यादा में, तो वो मेरा कैसा सॉइल है, हार्ड सॉइल है। इतने लोड लगाने के बाद भी अगर नहीं फेल हुआ है तो मेरा हार्ड सॉइल है। इतने लोड में फेल हो रहा है तो वेरी स्टीफ सॉइल, इसमें स्टीफ, इसमें मीडियम सॉइल है। मीडियम क्या बोलना चाहिए, मीडियम स्टीफ बोल सकते हो, या फिर हाँ मीडियम स्टीफ बोल सकते हो। ये सॉफ्ट हो गया, ये वेरी सॉफ्ट हो गया। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। देखो खींच लिए करो, लिख नहीं पाते तुम। यहाँ पर से क्या हो जाएगा आपका, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एस से रिप्रेजेंट कर कर सकते हैं, या फिर एस सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसि रिप्रेजेंट का कुछ नहीं है, सेंसिटिविटी, है ना। तो सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड या फिर रिमोल्डेड। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी तो ये पढ़े यूसीएस क्या होता है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, डिस्टर्ब्ड सॉइल का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, सॉरी, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टर्ब्ड सॉइल का, डिस्टर्ब्ड सॉइल को रिमोल्डेड सॉइल भी बोलते हैं, रिमोल्डेड सॉइल का अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इन दोनों के रेशियो को ही सेंसिटिविटी बोल रहे हैं। आगे समझ में, ये नहीं समझ में आया होगा कि अनडिस्टर्ब और डिस्टर्ब सॉइल होता क्या है। तो अनडिस्टर्ब्ड और डिस्टर्ब सॉइल एकदम आम भाषा में, नेचुरली जो सॉइल अपने को मिल रहा है, ठीक है, वो जनरली अनडिस्टर्ब्ड सॉइल होते हैं। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कंप्रेशन नहीं लगा है, किसी भी प्रकार का कंसोलिडेशन नहीं आया है। कंप्रेशन कंसोलिडेशन भी आगे की टॉपिक है। तो किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगा है, बाहरी लोड नहीं लगा है, किसी भी प्रकार से उसमें प्रेशर नहीं है। तो वो जो सॉइल है नेचुरली जो मिल रहा है, वो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल है। लेकिन जो डिस्टर्ब्ड सॉइल है उसमें किसी प्रकार का बाहरी लोड लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का प्रेशर अप्लाई हुआ है, तो ऐसे सॉइल को मैं क्या बोल दूंगा, डिस्टर्ब्ड सॉइल बोल दूंगा। ओके, तो दोनों के रेशियो को सेंसिटिविटी बोल दिए। अब याद रखना कि सेंसिटिविटी ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, सेंसिटिविटी का अब एक टेबल भी देख लेते हैं। अगर सेंसिटिविटी अगर 1 है तो 2 से 4 है तो 4 से 8 है तो याद तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। उसके बाद फिर 8 से 16 है तो, और 16 से ज्यादा है तो, ठीक है। एक है तो क्या हो जाएगा आपका, इनसेंसिटिव सॉइल कहलाता है। मैं बोला ना हमेशा सेंसिटिविटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है सॉइल की। और अगर 1 है किसी सॉइल की सेंसिटिविटी, तो वो क्या कहलाएगा, इनसेंसिटिव सॉइल, मतलब सेंसिटिविटी नहीं है, इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिव सॉइल मतलब इनसेंसिटिव सॉइल कहलाएगा। ठीक है, अगर 2 से 4 है तो वो क्या हो जाएगा आपका, लो या फिर नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल कहलाएगा, लो या फिर नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल। और ऐसे सॉइल में जो स्ट्रक्चर बनता है वो हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर बनता है।
अब ये हनीकॉम्ब नहीं पता है आपको, तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है किसमें, लो या फिर नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल में। उसके बाद 4 से 8 में आपका क्या हो जाएगा, सेंसिटिव सॉइल कहलाएगा, सेंसिटिव सॉइल कहलाएगा। इस केस में क्या हो जाता है, दोनों प्रकार का स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब भी बनता है और फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर भी बनता है। फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर भी क्या होता है हमारा, बनता है, ठीक है। अगर 8 से 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल होता है हमारा, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल होता है हमारा। और इस केस में हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो फ्लॉक्यूलेंट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर हमारा सॉइल 16 से ज्यादा है तो वो क्या बोलना चाहिए, इसको क्विक सैंड कंडीशन भी बोलते हैं, अगर सेंसिटिविटी 16 से ज्यादा है तो अनस्टेबल सॉइल, ठीक है ना। क्या बोलूंगा मैं उसको, अनस्टेबल सॉइल बोलूंगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्विक सॉइल वगैरह, बस अभी इतना जान लो कि सेंसिटिविटी अगर क्या है 16 से ज्यादा है तो, ठीक है। तो इनसेंसिटिव सॉइल, ये सब कैटेगराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सेंसिटिविटी के बाद आते हैं थिक्सोट्रॉपी में। थिक्सोट्रॉपी एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थिक्सोट्रॉपी कई बार पूछा एग्जाम में, जनरली पूछते रहता है थिक्सोट्रॉपी, व्हाट इज थिक्सोट्रॉपी। इसको समझना, थिक्सोट्रॉपी होता क्या है, इधर मत देखो अब मेरे को, सुनो। थिक्सोट्रॉपी होता क्या है, तो थिक्सोट्रॉपी ऑफ द सॉइल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जिसमें अगर किसी सॉइल को डिस्टर्ब कर दिया गया है, किसी सॉइल को किसी कारणवश डिस्टर्ब हो गया है और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है, लॉस्ट हो गई है, तो सॉइल का नेचर होता है कि वो समय के साथ अपने स्ट्रेंथ को फिर से रीगेन कर सके, ठीक है ना। क्या बोला मैं, किसी कारणवश अगर सॉइल डिस्टर्ब हो गया, उसका स्ट्रेंथ लॉस्ट हो गया, तो वो अपने लॉस्ट स्ट्रेंथ को समय के साथ रीगेन कर सकता है, कौन, सॉइल। तो सॉइल की इसी प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं, समझ में आया। सॉइल की इसी प्रॉपर्टी को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद फिर याद रखना कि थिक्सोट्रॉपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी, मतलब कि सेंसिटिविटी ऑफ दी सॉइल जितना ज्यादा रहेगा उतना ही आपका थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल भी रहेगा, ठीक है ना। सेंसिटिव सॉइल का थिक्सोट्रॉपी ज्यादा रहता है। अभी सेंसिटिव पढ़ लिए, सेंसिटिविटी होती क्या है, आ रहा है समझ में। थिक्सोट्रॉपी होता क्या है उसको अपने से लिख लो, इतना मेहनत करके समझाया हूं तो अपने से लिख सकते हो, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। आपको एग्जाम में दोनों में आता है पेपर, जनरली हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। आपको सिर्फ यही पूछेगा कि थिक्सोट्रॉपी क्या है, तो एक लाइन में जो लिखा रहेगा हिंदी में समझ में आएगा तो हिंदी पढ़ लेना, इंग्लिश समझ में आएगा इंग्लिश। थिक्सोट्रॉपी इज द सॉइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इन विच सॉइल हैज द नेचर टू रीगेन इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ। आगे समझ में, बस इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लेना। अब उसके बाद फिर एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी को एटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी से पहली बात हम लोग पता क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी से हम लोग पता क्या क्या कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल, कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम चेंज, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज को पता कर सकते हैं सॉइल की। उसके अलावा श्रिंकेज पता कर सकते हैं, श्रिंकेज बता चुका हूँ क्या होता है, श्रिंकेज, स्वेलिंग, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं सॉइल के नेचर के बारे में, ठीक है ना। लिख लो, इट रिप्रेजेंट दिस, ठीक है ना। तो compressibility, volume change, shrinkage, swelling, these are the property which can be determined with the help of the activity, which can be represented by the activity। अब इधर देखते हैं मेन पॉइंट, एक्टिविटी का फॉर्मूला। तो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आईपी डिवाइडेड बाई सी होता है। आईपी तो समझ में आ गया होगा, ये सी क्या होता है, ठीक है ना। सी को लिखना परसेंटेज ऑफ फाइनर, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन, फाइनर देन क्ले साइज, फाइनर देन क्ले साइज, और क्ले का साइज कितना होता है 2 माइक्रोन, मतलब कि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल जो कि 2 माइक्रोन से छोटे हैं, तो वो क्या होता है, सी होता है। और उन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिविटी बोल देते हैं।
इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्टिविटी अगर 0.75 से कम है, अगर एक्टिविटी 0.75 से 1.25 है, और अगर एक्टिविटी 1.25 से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में अगर एक्टिविटी, ठीक है, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी अगर 0.75 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अगर एक्टिविटी 0.75 से 1.25 है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल एक्टिव सॉइल बोलेंगे या फिर नॉर्मल सॉइल बोलेंगे। अगर एक्टिविटी 1.25 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव सॉइल बोलेंगे। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सॉइल। एक्टिव सॉइल क्या होगा आपका, 1.25 से ज्यादा होगा तब एक्टिव सॉइल होगा इससे कम होगा तब इनएक्टिव, और बीच वाला नॉर्मल होता है, याद रखना, नॉर्मल सॉइल, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी मिलेंगे कल। आपको समझ में आया होगा। बने रहने के लिए थैंक यू।